दोस्तों, पॉपुलेशन के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। शायद यही कारण है कि जब भी बात देश की राजनीतिक समीकरण की आती है, उत्तर भारत का ये राज्य पूरे मुद्दे के एपिसेंटर में खड़ा नजर आता है। हर कोई ये बात मानता है कि देश की सत्ता की चाबी और देश का भविष्य दोनों ही उत्तर प्रदेश की मुट्ठी में ही बंद है। मगर इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा प्रश्न उठता रहता है। सवाल यह है कि आखिर देश का सबसे इंपॉर्टेंट सूबा सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मामले में देश के दूसरे राज्यों के बीच इतना पीछे खड़ा क्यों नजर आता है? आखिर डेवलपमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश के भीतर इतना रीजनल वेरिएशन देखने को क्यों मिलता है? ये सवाल ही वो कारण है जिसके चलते पास में कई बार उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की मांग उठती रही है। यहाँ तक कि 2000 में यूपी को विभाजित करके उत्तराखंड को बनाए जाने के पीछे भी यही कारण था। यही नहीं, 2011 में जब मायावती सरकार ने यूपी को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश के रूप में 4 अलग अलग राज्यों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था, तब भी उसके पीछे यही मंशा बताई गई थी कि इससे यूपी के रीजनल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा मिलेगा। मगर दोस्तों, अगर हम इस मुद्दे की गहराई में उतरें तो हम पाएंगे कि शायद यूपी को डिवाइड करके छोटे राज्य बनाना यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए भी जरूरी है। यही कारण है कि लंबे समय से बहुत से एक्सपर्ट्स भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को विभाजित करना भारत के विकास के लिए एक जरूरी कदम है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स यूपी को ही नहीं बल्कि पॉपुलेशन के आधार पर नॉर्थ इंडिया के बड़े राज्यों के डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का डिवीजन भारत के दूसरे राज्यों के लिए बेहद जरूरी होता दिखाई पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यदि हम भारत के अलग अलग स्टेट्स के रिस्पेक्टिव ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उनके एक्चुअल बजट एक्सपेंस के बीच बने इस चार्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इस चार्ट में मौजूद सभी स्टेट्स एवरेज लीनियर या रिग्रेशन लाइंस के आसपास ही देखने को मिलते हैं, यानी उनका स्टेट जीडीपी और बजट एक्सपेंसेस मोर और लेस प्रोपोर्शनेट ही है। हालांकि आपको इस चार्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे स्टेट्स इस प्रोपोर्शनेट लाइन या रिग्रेशन लाइन के कुछ ऊपर देखने को मिल जाएंगे, यानी यहाँ के एक्सपेंसेस उनकी जीडीपी से कुछ ज्यादा हैं, जो ये दिखाता है कि चूंकि ये स्टेट्स फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बैकवर्ड हैं, इसलिए ये अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करने में असमर्थ है। यही कारण है कि इन्हें अपने एक्सपेंसेस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत है। वहीं इसके उलट यदि आप इस ग्राफ पर गुजरात, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि भारत के लिए ये वेल्दियर स्टेट्स अपने कंट्रीब्यूशन से कम ही विथड्रॉ करते हैं, जो भारत के यूनियन ऑफ स्टेट्स की भावना के अकॉर्डिंग सही दिखाई देता है, जहां ये वेल्दियर स्टेट्स कंपैरेटिवली पुअर स्टेट्स का बर्डन उठाते हैं या उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यदि इसी मैप पर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ के बजटरी एक्सपेंसेस यहाँ की स्टेट जीडीपी की प्रोपोर्शन में कहीं अधिक है। यही कारण है कि वो बाकी सभी स्टेट से अलग रिग्रेशन लाइन से कहीं दूर नजर आता है। यदि यहाँ हम उत्तर प्रदेश को एमपी और राजस्थान और यहाँ तक कि बिहार के मुकाबले उसकी सिग्निफिकेंटली हायर पॉपुलेशन के आधार पर छूट दे भी दें, तब भी यूपी का सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पूल पर ऐसा ओवर डिपेंडेंस एक एनोमली है। यूपी का सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्स पूल पर ऐसा ओवर डिपेंडेंस एक असमानता है। सेंट्रल बजट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश को यूनियन टैक्सेस और ड्यूटीज के पूल में से देश में सबसे ज्यादा 18% यानी 1,83,237.59 करोड़ रुपीस का शेयर मिला। वहीं 10% यानी 1,02,737 करोड़ के एलोकेशन के साथ सेकंड हाईएस्ट शेयर बिहार का रहा, जबकि 2021-22 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 70,000 से कुछ ज्यादा थी। वहीं इसी पीरियड में बिहार की पर कैपिटा इनकम 50,000 से भी कम थी। इसी तरह लिस्ट में 7.8% शेयर के साथ एमपी थर्ड और 6% के शेयर के साथ राजस्थान 5th प्लेस पे खड़ा नजर आता है। यानी यूपी के रिसोर्स एलोकेशन से ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना कम फंड्स इन राज्यों को एलोकेट किए जा रहे हैं, जबकि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के मामले में ये दोनों ही राज्य भारत के पिछड़े हुए बीमारू राज्यों में ही गिने जाते हैं। ऐसे में कंपेरेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद भी देश के पुअरर स्टेट्स के कंपैरिजन में भी उत्तर प्रदेश को ऐसा स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस अनियमितता या एनोमली के पीछे कारण क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस अनियमितता या एनोमली को समझने के लिए जरा इस टेबल पर नजर डालिए, जो सेंट्रल पूल को स्टेट्स के बीच एलोकेशन करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा एस्टैब्लिश पैरामीटर्स दर्शाती है।
यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट द्वारा हर 5 सालों में फाइनेंस कमीशन को गठित किया जाता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट्स के रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशंस और रिसोर्सेज को एसेस करके उनके बीच टैक्स रेवेन्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्राउंड रूल्स बनाती है, जिसके आधार पर ही आने वाले 5 सालों के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टैक्स रेवेन्यूज, ग्रांट्स और दूसरे फंड्स का एलोकेशन होता है। ऐसे में एनके सिंह की अध्यक्षता में बनी 2021-22 से 2025-26 के बीच इस एलोकेशन को फिक्स करने वाली 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त टोटल टैक्सेस के पूल में से 41% टैक्सेस को देश के अलग अलग स्टेट्स के बीच डिवाइड करते समय इन 6 पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, जहां इस टैक्स पूल में हर स्टेट का शेयर डिवाइड करने के लिए उसकी स्टेट पॉपुलेशन को 15%, टोटल एरिया को 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यानी उस राज्य में मौजूद डेंस फॉरेस्ट एरियाज के पैरामीटर को 10% का वेटेज दिया जाएगा, जिससे स्टेट्स को अपनी ग्रीनरी को बचाए रखने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा सकेगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के डेंसली फॉरेस्ट स्टेट्स को भी उनका ड्यू क्रेडिट मिल सके, इसके लिए हर राज्य के टोटल डेंस फॉरेस्ट को देश के टोटल डेंस फॉरेस्ट से कंपेयर किया जाएगा। इनकम डिस्टेंस यानी एक पर्टिकुलर स्टेट की पर कैपिटा जीडीपी और देश के हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट वाली जीडीपी के बीच के अंतर को 45% वेटेज दिया जाएगा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि जो राज्य देश के रिचेस्ट स्टेट हरियाणा से जितना नीचे है उसे उतना ज्यादा एलोकेशन किया जा सके। टैक्स और फिजिकल एफर्ट्स यानी वो राज्य जिन्होंने हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी दिखाई है उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के लिए 2.5% वेटेज, और वो स्टेट्स जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आइडियल डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस दिखाई है और जिनका फर्टिलिटी रेशियो लोअर है उन्हें अपने एफर्ट्स के लिए 12.5% का वेटेज दिया गया। अब ऐसे में यदि देखा जाए तो ये पैरामीटर्स ठीक दिखाई देते हैं, जहां हर तरीके से स्टेट्स के बीच पैरिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। मगर यदि हम इन पैरामीटर्स की जड़ में जाकर देखें तो हम पाएंगे कि पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस दोनों ही पैरामीटर्स एक स्टेट की 2011 की पॉपुलेशन पर ही डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से 60% वेटेज एक तरह से पॉपुलेशन को सीधे ही मिल जाता है। हालांकि ऐसे ही स्क्यूड एलोकेशन का फायदा भारत के सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट महाराष्ट्र को भी मिलता है, जिसकी वजह से गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका की तरह ही इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद भी सेंट्रल पूल में महाराष्ट्र का शेयर बहुत अधिक नहीं गिरा है। और यही कारण है कि स्टेट जीडीपी के आधार पर भारत का रिचेस्ट स्टेट होने के बाद भी गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका के कंपैरिजन में इस मैप में वो रिग्रेशन लाइन के पास ही नजर आता है, जो ये दिखाता है कि सेंट्रल पूल में उसका कंपैरेटिवली हायर रिसोर्सेज शेयर आज भी बरकरार है। यही कारण है कि सदर्न स्टेट्स अक्सर पॉपुलेशन को रिसोर्सेज एलोकेशन के आधार के रूप में गलत मानते हुए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरेटिवली लार्जर शेयर को लेकर अपने साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन की बात उठाते रहे हैं। दोस्तों, ये तो भारत के सदर्न स्टेट्स जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका लंबे समय से ये बात उठाते रहे हैं कि कैसे सेंट्रल टैक्स पूल यानी सभी स्टेट से आने वाले टैक्सेस को मिलाकर बने रिजर्व्स में उनके कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के बाद भी भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स को उस पूल में से एक हेफ्टी शेयर एलोकेट किया जा रहा है, जो एलोकेशन खासतौर पर 14th और 15th फाइनेंस कमीशन के दौरान नॉर्थ के फेवर में और भी ज्यादा स्क्यूड हो गया है। इसके बाद आज केरला को सेंट्रल पूल फंड से 1%, तेलंगाना को 2%, कर्नाटका को 3% और तमिलनाडु को 4% शेयर ही एलोकेट हो रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि 14th कमीशन के पहले फाइनेंस कमीशन 1971 के सेंसस के आधार पर ही अपने पैरामीटर्स का शेयर निर्धारित करती है, मगर 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 के सेंसस का पॉपुलेशन डेटा यूज किया, जिसका सीधा फायदा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के स्टेट्स और खासतौर पर यूपी और बिहार को मिला, जहां 1971 से 2011 के बीच हायर फर्टिलिटी रेट्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ काफी तेजी से हुई, जबकि बेटर एजुकेशन और अवेयरनेस के चलते इस बीच सदर्न स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पर तेजी से ब्रेक लगाया, जैसा देश की पॉपुलेशन पॉलिसी और फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान्स को ध्यान में रखते हुए करना जरूरी भी था। ऐसे में सदर्न स्टेट्स का आरोप है कि यूपी जैसे बड़े और पॉपुलेशन के मामले में एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग स्टेट्स को इसका अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है, और यहाँ की करंट फर्टिलिटी रेट को देखकर लगता है कि ये फायदा आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन ने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का पैरामीटर ऐड करके सदर्न स्टेट्स के डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने की दिशा में कदम जरूर उठाया है। साथ ही ये बात भी सही है कि देश के यूनियन सेटअप में इस तरह नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट उठाया जाना ठीक नहीं है। दूसरी ओर यदि भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में पिछड़ गए हैं तो उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है।
मगर इस सब के बावजूद भी सदर्न स्टेट्स का ये प्रश्न इसलिए वाजिब लगता है क्योंकि दूसरे स्टेट्स के फंड की कटौती के बाद भी उत्तर प्रदेश आज भी भारत के पिछड़े राज्यों के साथ ही खड़ा नजर आता है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्या वाकई देश हित में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया जाना जरूरी है? दोस्तों, हम अक्सर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को कंपेयर करते हुए उसकी तुलना ब्राजील से कर देते हैं, मगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज यूपी की यही पॉपुलेशन उसे न केवल खुद पीछे ढकेलने का काम कर रही है, बल्कि वो भारत के अलग अलग स्टेट्स के बीच इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन की राह में बड़ा रोड़ा बन रही है, जिसकी वजह से स्टेट्स के बीच सेंट्रल फंड्स को लेकर असंतोष तो बढ़ ही रहा है, साथ ही इन रिसोर्सेज का उत्तर प्रदेश के भीतर भी एप्रोप्रिएट एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स भारत के इस फाइनेंशियल अनियमितता की क्राइसिस को दूर करने के लिए ये सजेस्ट करते हैं कि केवल यूपी ही नहीं बल्कि पॉपुलेशन के आधार पर देश के दूसरे बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र और बिहार का भी सही तरह से डिवीजन किया जाना चाहिए, जहां कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 10 करोड़ के मार्क को क्रॉस ना करे और पॉपुलेशन ग्रेविटी की वजह से रिसोर्स एलोकेशन में मिलने वाले अनफेयर एडवांटेज को खत्म किया जा सके, जिससे अलग अलग स्टेट्स के बीच एलोकेट होने वाले रिसोर्सेज को कंपेरेबल बनाया जा सके। साथ ही स्टेट के भीतर चुनी गई सरकार के लिए भी रीजनल डेवलपमेंट के साथ साथ राज्य की जनता के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर इफेक्टिवली काम करना आसान बन सके। भारत के फेडरलिज्म के लिए ऐसा करना इसलिए भी बेटर है क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के बड़े साइज की वजह से उसे इंडियन पॉलिटिक्स में किंग मेकर की पोजीशन हासिल है, जहां लोकसभा में यहाँ की 80 सीट्स एक तरह से देश के जनरल इलेक्शंस की दशा और दिशा निर्धारित करती हैं। यही नहीं, राज्यसभा में भी यहाँ से इनडायरेक्टली चुनकर जाने वाले 31 मेंबर्स भी एक डिसाइडर की भूमिका में होते हैं। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि यहाँ के डेमोक्रेटिक पावर का ऐसा सेंट्रलाइजेशन ना हो। लेकिन दोस्तों, इन सारे रीजंस फैक्टर्स के बावजूद भी उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों का डिवीजन करना लगभग नामुमकिन रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन रहा है पॉलिटिकल विल की कमी। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव है और क्या असंतोष है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।